पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब कल दौरे पर थे उर्दन के, और वहाँ पर उनकी अब्दुल्ला दोम जो बादशाह हैं उर्दन के, उनसे मुलाकात हुई। और वो आपको मालूम है कि वो उर्दन की मुसल्ह अफवाज के सुप्रीम कमांडर भी हैं। इस मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान अस्करी तावन को फ़रोग़ देने और ख़ित्ते की ताज़ा तरीन इलाकाई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। और ये DGISPR की तरफ से प्रेस रिलीज़ जो जारी की गई है उसके मुताबिक फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने ख़ित्ते में सलामती और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने की शाह अब्दुल्ला दोम की कोशिशों को सराहा। इसके अलावा चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ से उनकी मुलाकात भी हुई जो उर्दन की फ़ौज के सरबराह हैं। पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने उर्दनी मुसल्ह अफवाज के चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ मेजर जनरल यूसुफ से अलहदा मुलाकात की। इस मुलाकात का मकसद दोनों अफवाज के दरमियान दफाई तावन को मज़ीद मुस्तहकम करना है। एजेंडे में जो है वो तरबियत, ऑपरेशनल और लॉजिस्टिक प्रोग्रामों और मुश्तरका मशकों समेत फ़ौजी तावन के मुख्तलिफ पहलू शामिल थे। इन मुलाकातों में अमान में तैनात पाकिस्तान के सफ़ीर और दफ़ाई ताशी के अलावा कई सीनियर उर्दनी अफसरान भी मौजूद थे। मजमूई तौर पर दौरे का मकसद दोनों बरादर इस्लामी ममालिक के दरमियान दफाई और अस्करी ताल्लुकात को मजबूत बनाना था। इसके अलावा इस्तंबुल में जो मुज़ाकरात हुए हैं पाकिस्तान के और अफ़गान रजीम के दरमियान, इसमें पाकिस्तान ने बहुत खुल के अपना मौक़िफ़ पेश किया है और एक निकाती एजेंडा है। और वो एक निकाती एजेंडा ये है कि जो TTP है वो पाकिस्तान के अंदर जो दरअंदाज़ी कर रही है उसको रोका जाए, और उसको रोकने के लिए ज़बानी कलामी वादे सिर्फ काफ़ी नहीं होंगे, बल्कि तस्दीक शुदा कार्रवाइयाँ, ऐसी कार्रवाइयाँ जिनकी तस्दीक हो सके, जिनकी कोई एविडेंस हो, जिनके कोई शवाहिद मौजूद हों, वो पाकिस्तान के साथ शेयर किए जाएँ। वो टाइम बाय कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये तो उनकी नीयत के ऊपर डिपेंड करता है। पाकिस्तान इस एक निकाती एजेंडे से आगे पीछे होने के लिए तैयार नहीं है, और बहुत खुल के पाकिस्तान ने अफ़गान रजीम को बता दिया है। और पाकिस्तान के वज़ीर दिफा, आप जानते हैं कि उनके इन मुज़ाकरात के हवाले से क्या मौक़िफ़ था जो उन्होंने पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के मीडिया से गुफ्तगू की थी, उसमें उन्होंने बहुत क्लियर कट कहा था। एक और ख़बर है कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को अमेरिका वुसअत देना चाहता है। और ये जो उन्होंने गुफ्तगू है, ये स्टेट डिपार्टमेंट की जो ब्रीफिंग थी उसमें उन्होंने ये गुफ्तगू की एक सवाल के जवाब में, और बहुत क्लियर, यानी कि पाकिस्तान की अहमियत अमेरिका के हाँ क्या है ये उन्होंने खुल के बताई। और सवाल चूँकि भारतीय तनाजुर, भारत और अमेरिका के जो ताल्लुकात है बामी, उस तनाजुर में था, तो ये उन्होंने बावर करवाया भारत को कि पाकिस्तान के साथ जो अमेरिका के ताल्लुकात हैं वो भारत की दोस्ती की कीमत के ऊपर नहीं हो सकते। तो भारत को समझना चाहिए कि जो मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान जो सफारतकारी होती है वो हर मुल्क का दूसरे मुल्क के साथ जो एक कह लें कि जो रिश्ता होता है वो अलग हैसियत और मफादात से मुतल्लिक होता है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके साथ अमेरिका शराकत दारी बढ़ाना चाहता है। ये बात भारत को समझनी चाहिए। ये इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा 78 साल हो गए हैं कश्मीर के ऊपर गासबाना जो सूरत हाल है भारत की तरफ से जो मुसल्लत की गई है, और उसके ख़िलाफ़ एहतजाज दुनिया भर के जो कश्मीरी हैं वो रैलियाँ निकाल रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवा रहे हैं। आखिरी खबर जो है वो है लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी से मुतल्लिक। हुकूमत अपने तौर के ऊपर इक़दाम कर रही है, लेकिन फ़ज़ाई आलूदगी जो है वो बढ़ रही है, और मुसलसल लाहौर जो है वो आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त है, यानी जो इंटरनेशनल रैंकिंग है उसके ऊपर। तो ये हुकूमत क्या कर रही है, पेशरफ्त इसमें क्या है, एंटी स्मोक पॉलिसीज़ क्या हैं, तो उस पर भी बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है लाहौर स्टूडियो से ही जनाब सईद चोई साहब ने। सर बहुत शुक्रिया आपका। खालिद क़य्यूम साहब तशरीफ़ रखते हैं, सर आपका बहुत शुक्रिया। और इस्लामाबाद से वीडियो लिंक के ज़रिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब शाकर सोलंकी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया शाकर साहब। सईद चोई साहब, मैं इस्तंबुल वाली ख़बर के ऊपर आता हूँ कि पाकिस्तान का मुतालबा जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, या यूँ कहें कि जो उनकी जो इकॉनमी है अफ़गान रजीम की, वो इससे तो नहीं कहीं जुड़ी हुई कि वो TTP के ज़रिए पाकिस्तान को कमज़ोर करे और उसकी कीमत जो है वो पाकिस्तान के दुश्मनों से वसूल करे।
ये शाह साहब जो वहाँ पहले दोहा में मुज़ाकरात हुए थे, वहाँ वो रोड मैप जो भी उसको आप नाम दे लें, वो एक नक्शा तैयार किया गया। अब मैकेनिज़्म बनना है कि होना क्या है। रात तो ये खबर आई थी पाकिस्तान सिक्योरिटीज़ राय से कि वो एक डेडलॉक पैदा हो गया, क्योंकि वो किसी बात पे नहीं आ रहे। हमारा तो आपने जैसा फरमाया कि एक निकाती एजेंडा है। अब अभी थोड़ी देर पहले जो तुर्किया का एक मीडिया ग्रुप है, उसकी तरफ से यही कि ये शायद जो मामलात हैं ये दोबारा तीसरा दौर जो है ये चल रहा है, और वो जो मुल्ज़मान का तबादला है इस हवाले से कोई पेशरफ्त होती हुई नज़र आ रही है। मुल्ज़मान का तबादला तो यही है ना कि जो हमें मतलूब है वहाँ लोग वो हमारे हवाले करेंगे जी। और उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन हमारा जो मौक़िफ़ है, दो टोक मौक़िफ़, उसने मजबूर किया है। और फिर जो हमारी एक दिफाई सलाहियत है, और फिर जो हमने देखें, ये भी देखें ना, वहाँ अभी मुज़ाकरात हो रहे थे, इधर यहाँ उन्होंने जो दरअंदाजी की और जो 25 मारे के गए करीब मारे गए हैं, हैं। जो मारे गए हैं फितनतुल खारिज के लोग, उनसे उनके वो निकले हैं शनाख्ती कार्ड, यानी वो अफ़गान हैं, अफ़गानिस्तान के शहरी हैं। और दूसरी जो इकानमी की बात कर रहे हैं ना, इनको ये समझने की ज़रूरत है, पाकिस्तान ने हमेशा अफ़गानिस्तान के हवाले से बहुत बहुत ही नरम रवैया इख्तियार किया है। जो वो लैंड लॉक्ड एक रियासत है, उसकी पूरी ट्रेड जो है वो पाकिस्तान के ज़रिए होती है। अब उसकी जो पूरी ट्रेड है, उसका जो हजम है वो 12 अरब डॉलर है टोटल। सही। और उसमें उनकी जो बरामदात हैं वो हैं 1.8 अरब डॉलर, यानी कि 1 अरब 80 करोड़ के करीब हैं। और वो बेचते क्या हैं? वो कलीन किसी हद तक उनके आते हैं, ड्राई फ्रूट है, फ्रेश फ्रूट है, और कोयला वो मेरा ख्याल। और उनकी जो ट्रेड है वो थोड़ी सी ईरान के साथ है, भारत के साथ है, और चाइना के साथ है। ये उनका टोटल इकानमी है उनकी जो। और दूसरी जो बात है कि यहाँ से वो पाकिस्तान में जो ये माफिया है ना, स्मगलरों वाला, ये ट्रांजिट ट्रेड जो होती है वहाँ से, ये इनकी महाना ट्रांजिट ट्रेड जो है, ये हमारी बंदरगाह से जो अफ़गानिस्तान वाला रूट है, राहदारी है, वहाँ 10 करोड़ के करीब महाना है, 10 करोड़ डॉलर। और होता उसमें क्या है कि जनाब ये उसमें टायर भी स्मगल होते हैं, यानी उतनी वहाँ कारें नहीं जितने टायर वो मंगवा लेते हैं। और बहुत सारी चीज़ें, मशीनरी है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान होता है, वो सारी चीज़ें फिर वहाँ से जाके वो स्मगलर जो माफिया है ये, वो ट्रक घूम के फिर वो इधर आ जाता है। ठीक। वो वहाँ ड्यूटी फ्री होती है, वहाँ तो देनी नहीं होती ड्यूटी। यहाँ वो स्मगल शुदा माल जो है हमारी मार्केटों में बिकता रहा है। और पिछले दिनों 2024 की ये बात है कि जब आसिम मुनीर साहब ने ये एक खसूसी इकदाम किया हुकूमत पाकिस्तान के साथ मिलकर कि स्मगलिंग का रास्ता रोकना है, तो 2024 की जो रिपोर्ट है वो ये कहती है कि वहाँ जो ट्रांजिट ट्रेड है उसमें 89% कमी हुई ट्रेड की। यानी इसका मतलब यह है कि क्योंकि यहाँ स्मगलरों के हाथ जो है वो बांध दिए गए, मुश्किल हो गया उनके लिए। तो ये भी एक पहलू जो है, जो आपने जिसकी निशानदेही की है ना इब्तदाइया में, ये भी पहलू जो नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सही। और जो मैंने नरमी की बात की है, हालात जितने भी कशीदा रहे हैं माजी में भी, उन अदवार में जब वो बड़ा एक पाकिस्तान के साथ कशीदगी हुआ करती थी। अच्छा, हमारे वज़ीर ख़ारजा तो उनके बारे में बड़े जब ये रिपब्लिक अफगान हुआ करता था, अफगानिस्तान हुआ करता था, उस वक्त जो हमारा उनके साथ वो फड्डा पड़ जाता था, उस वक्त भी हम ये नरमी दिखाया करते थे। और दूसरी ये कि जो हमने तो इनको अफगान इंडिया ट्रांजिट ट्रेड के लिए भी इनको सहूलत दी थी, याद है आपको जी। और यहाँ वाघा बॉर्डर पे ट्रक आ रहे होते, जा रहे होते, सब्जियाँ और पता नहीं क्या क्या आता जाता था। तो हमें अब भारत का बीच में जिक्र हो गया, तो ये जो हम यहाँ से आता था मशरकी पंजाब से प्याज और क्या कहते हैं टमाटर, तो वो अब बंद हो गया। तो हमने तो मतवादल, हमारे पास तो वसाइल मौजूद हैं, इनके पास तो मतवादल वसाइल भी नहीं है। अगर हम सिर्फ यही काम कर लें, ये वाला अगर तंग करना मकसूद हो, लेकिन हमारी रियासत में मैंने पहले भी कहा ना, दरिया दिली का मुजाहरा करती है ये, माजी में भी अब भी। अगर हम यही एक जो ट्रेड वाला मामला है इसको ही हम अपनी मर्जी के मुताबिक, तो उधर दूसरी तरफ इनके हालात कुछ अच्छे हैं, दूसरी तरफ अपर साइड के ऊपर अगर जाएं
तो ताजिकिस्तान और जो वो भी देखें, वो ताजिकिस्तान देखें, इनका दोहरा मेयार देखें। ये वो जो शुमाली इत्तेहाद वाले हैं ना, जो मुज़ाहमती महाज वाले हैं, अहमद मसूद साहब, उनके जो दफातर हैं वो ताजिकिस्तान में हैं। इन्होंने ताजिकिस्तान को मजबूर किया, ये 2-4 दिन पुरानी बात है, कि जनाब उनके दफातर जो इन पर पाबंदी लगाएं वहाँ इनको ना करें। उनके साथ एक तो इनका मामला है, और दूसरा जो उनके वालिद थे अहमद मसूद के, अहमद शाह मसूद साहब जो हैं, उन्होंने ये एक बात की थी जब ये तालिबान वाला इशू हुआ था, जब वो वज़ीर दिफा थे बरहानुद्दीन रब्बानी के साथ, सही, उन्होंने ये कहा था कि ये आपको भी डसेंगे, और यही बात जो है हमारे वज़ीर दिफा बार बार कर रहे हैं। ये किसी बात पे कायम नहीं रहते। अब ज़बानी कलामी जनाब ये हम करेंगे, कार्रवाई करेंगे, ये वो तो दोहा के बाद भी आपने हमारे साथ ये बातें की थी, हमें यकीन दहानियाँ करवाई थी, लेकिन उसकी अमली शक्ल जी शायद फेस सेविंग भी जाते हैं। और ये मेरा ख्याल माजी से इन्होंने सबक भी नहीं सीखा। 9/11 के बाद हमारे जब DGIS से जनरल महमूद गए थे, मुल्ला उमर साहब से मुलाकात हुई थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा, यानी इवन ये कि कुछ खबरें ऐसी भी थी कि वो जज्बाती हो गए थे कि अब आप ये क्या कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल के साथ इस मरहले तक पहुँचे हैं आप, और आप एक बात को अड़ के ज़िद करके बिला वजह, तो उसके बाद फिर तोरा बोरा हुआ वहाँ, कितनी वहाँ हलाकतें हुई, क्या तबाही आई, और अब ना उनके पास कोई बैंक है, पता नहीं कैसे निज़ाम चला रहे हैं, ना फॉरेन करेंसी है, कुछ मदद शदद आती थी वहाँ से। कुछ लोग वो उनकी बदहाली को बहुत आइडियलाइज करते हैं कि जी क्या बात है, वो अच्छा, वो जो आइडियलाइज करते हैं, वो खुद को भी कहते हैं लर्रोबार अफगान वाले, तो वो रहना यहाँ पसंद करते हैं, उधर जाना नहीं चाहते। लेकिन जो अफगान नेशनल है, अफगान जो महाजरीन है, वो नहीं जाना वो नहीं जाना चाहते। पिछले दिनों जो जनरल एहसान अल हक साहब हैं, उनका जो बयान है वो भी देखिए ना, वो भी उन्होंने कहा मैं खुद पख्तून हूँ, लेकिन मैं वहाँ नहीं रहना चाहता, मैं पाकिस्तानी हूँ और मुंबई वतन पाकिस्तानी हूँ। उन्होंने तो पूरा नक्शा खींचा है वहाँ का, और उनके ख्याल में वो जो मुझे समझ आई है, वो तो कह रहे हैं कि ना जो काबिल तक पाकिस्तान है, अगर उनकी बात मान ली जाए, ये पश्तून और पख्तून वाली बात जो है, वो कहते हैं उससे ज़्यादा तो पाकिस्तान में आबाद है, जो वहाँ के शहरी होना पसंद ही नहीं कर रहे। सही सही। अच्छा चौई साहब, ये बताइए कि जो TTP है वो उसको जिसको कहते हैं कि टाइम गेन करने के लिए तो ये कोशिश नहीं हो रही कि उनको कहीं आगे पीछे कर दिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौज को उनके तमाम ठिकानों का पता है। वली मसूद के ऊपर भी उनका ये कहना है कि जी कि अटैक किया गया था उसके ठिकाने के ऊपर। इसी तरह वो जो गुल बहादुर साहब हैं उनके भी ठिकानों के ऊपर कार्रवाई हुई थी। तो वो टाइम गेन कर रहे हैं कि उनको आगे पीछे कर दें, रीलोकेट कर दें उनको। कुछ इस तरह की भी स्ट्रेटजी हो सकती है जो मुज़ाकरात में वो 12 घंटे का वक्फा ले जाते हैं, जी सोच के बताते हैं, करके बताते हैं। क्या कहते हैं आप? देखिए, असल मसला ये है कि TTP और अफ़गान तालिबान जो हैं वो दोनों जो हैं वो एक ही हैं, और दोनों की सोच भी एक ही है, दोनों का एजेंडा भी एक ही है। हत्ता कि अगर आप देखें तो अफ़गानिस्तान के अंदर जो TTP के लोग हैं वो खुलेआम वहाँ पर ना सिर्फ घूम रहे हैं, बल्कि उनका वो अपने कारोबार भी साथ कर रहे हैं, और उनकी शराकतदारी है वहाँ पर जो मकामी अफ़गान हैं उनके साथ रिश्तेदारियाँ हैं, तो वो बहुत ज़्यादा जो है एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। सही। और इन मज़ाकरात में ख़ास तौर पर पाकिस्तान की तरफ से एक वाज़े और दो टोक मौक़िफ़ जो है वो लिया गया है। और जिस तरह आपने फरमाया कि 1 पॉइंट एजेंडा जो है वो पाकिस्तान की तरफ से दिया गया है। वो 1 पॉइंट एजेंडा ये है कि अफ़गानिस्तान के अंदर से जो है अफ़गान तालिबान रजीम की सरपरस्ती में किसी किस्म की दहशतगर्दी कबूल नहीं, और अफ़गान तालिबान की हुकूमत को ये सरपरस्ती जो है ये छोड़ना होगी, और अमलन जो है वो तो TTP के ख़िलाफ़, BLA के ख़िलाफ़ और दूसरे जो दहशतगर्द ग्रुप और तंजीमें हैं उनके ख़िलाफ़ अमलन इक़दाम जो हैं वो उठाना होंगे। सही। और अब तक देखिए जो मुज़ाकरात जो हैं वो उसी सूरत
जो है ये भी वाजे किया गया है कि जो है वो जब तक नतीजा खेज नहीं होते उस वक्त तक जो है वो कोई मामला जो है वो काबिल कबूल नहीं। बल्कि आपने खुद हमारे वज़ीर दफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का जो बयान है वो कोट किया है। मैं समझता हूँ कि उस बयान के अंदर पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है सूरत हाल के अंदर वो बिल्कुल जो है वो अब वाज़े हो जाता है। और इसके साथ देखिए कि इन मुज़ाकरात के अंदर जो पेश रफ्त है वो मैं समझता हूँ कि उस वक्त होगी जब तक अफ़गान तालिबान हुकूमत का जो है वो रवैया जो है वो मस्बत रवैया जो है वो सामने आएगा। अभी तक जो है वो कोई टाल मटोल से जो है वो काम ले रहे हैं। दुरुस्त फरमाया आपने, कोई अमलन इक़दामात जो हैं वो उनकी तरफ से नहीं हुए। जिस तरह चौधरी साहब ने फरमाया कि मुज़ाकरात, एक तरफ मुज़ाकरात इस्तांबुल में हो रहे थे और दूसरी तरफ पाकिस्तान में दो ग्रुपों ने दरअंदाजी करने की कोशिश की। और इस तरह जो है ये उसी तरह हुआ कि जब जो अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा भारत के दौरे पर थे, इंडिया के दौरे पर थे, तो उसी दौरान जो है वो पाकिस्तान पर हमला किया गया 11-12 अक्टूबर की रात है। हाँ, और अब ये बात भी हो रही है कि देखिए कि ये किसको खुश करने के लिए और किसके एजेंडे पर जो है वो इस तरह की सूरत हाल जो है वो तालिबान क़यादत जो है वो पैदा कर रही है। और इसमें कोई शक वाली बात नहीं, ये तो अब जो है सब पर वाज़े हो चुका है कि वो भारतीय हुकूमत का नरेंद्र मोदी का जो एजेंडा है उस एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए उनकी प्रॉक्सी जो है भारतीय प्रॉक्सी के तौर पर वो काम शायद आगे बढ़ाना चाहते हों, जिस वजह से मुस्बत रवैया जो है उनकी तरफ से इख्तियार नहीं किया जा रहा। जी, मैं सिर्फ एक फिक्रा ऐड करना चाहूँगा। अभी जो मैंने तजारती बात की है, मुझे तो ये खदशा महसूस हो रहा है, अल्लाह ना करे ऐसा हो, वहाँ भी इंसान बसते हैं, मुसलमान भाई हैं हमारे, कहीं कहत ना पैदा हो जाए। अच्छा। क्योंकि उनकी जो 16 दिन से ये जो बॉर्डर्स हैं हमारे वो रुके हुए हैं, ठीक है ना, इधर से भी कुछ नहीं जा रहा, उधर से भी। उनकी जो सबसे बड़ी दरामदात में जो सबसे बड़ा आइटम है वो फूड आइटम्स है। और पाकिस्तान ने, मैं जब नरम दिली, हम तो आंखें बंद करते रहे हैं कि जहाँ से गंदम जा रही है, चीज़ें जा रही हैं। बल्कि हाई कोर्ट में एक केस मैंने सुना हुआ है, ये फ्लोर मिलों वालों का केस था, उसमें ये कहा जा रहा था जनाब वहाँ भी जाती है यहाँ से गंदम, हालांकि वो ना हमारा सूबा है ना हमारा हिस्सा है। इस हद तक हमारी तरफ से नरमी और मोहब्बत का मुजाहरा किया जाता रहा। और उनकी वही बात जो अहमद शाह मसूद कह गए थे और जो हमारे वज़ीर ख़ारजा कह रहे हैं, बिल्कुल सही है। ये शाकर सुलंगी साहब, ये बताइएगा कि ऐसी क्या मजबूरी है उनकी? एक तो हो सकता है ना कि हमें समझ ना आ रही हो कि टीटीपी को उन्होंने इंटैक्ट भी रखना है, टीटीपी को उन्होंने खुली छुट्टी भी देनी है और अपना फ्यूचर दाव के ऊपर लगा के भी उन्होंने टीटीपी को लगाम नहीं डालनी। ये किसी उनकी जबिलत का मसला है या ये कहें कि उनकी कोई जो मकामी रवायात हैं वो उनके आड़े आ रही हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने से, या फिर ये कि वो वाकई पाकिस्तान के अंदर शरारत करना चाहते हैं और किसी के कहने के ऊपर ये सारा कुछ कर रहे हैं? शाह जी, बात यह है कि मकामी रवायात चाहे हों भी, लेकिन मकामी रवायात का रियासती मामलात के साथ मेरा नहीं ख्याल कि कोई लिंक बनता है। रियासती मामलात आलमी सतह पर दुनिया के साथ चलना होता है, ममालिक के साथ चलना होता है, पड़ोसियों के साथ चलना होता है, तो उसमें रवादारी और जो मकामी रवायात हैं मेरा नहीं ख्याल कि वो इतनी इम्पॉर्टेंट हैं। जिस तरह खालिद कयूम साहब ने कहा, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी यही बात की थी कि अफ़गान तालिबान और कलअदम टीटीपी ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं
और दोनों का मकसद भी एक ही है, दोनों के अहदाफ भी एक हैं। सालों से ये जंग लड़ते रहे हैं और प्रॉक्सी बनकर जंग लड़ते रहे हैं, कभी किसी की प्रॉक्सी, कभी किसी की प्रॉक्सी, कभी किसी की प्रॉक्सी। तो ये इनके मिजाज में, खमीर में, खून में रच बस गई है ये बात कि भाई हमने प्रॉक्सी बनकर ही चलना है। तो अभी जिस तरह अफ़गान वज़ीर ख़ारजा गए भारत, उसी दिन हमला हुआ, फिर उसके बाद भारत ने काबुल में सफारत खाना जो मिशन था उसको सफारत खाने का दर्जा दे दिया, फ़ाल कर दिया, और फिर वहाँ से हमले भी होते रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान ने बारहा अफ़गान तालिबान को कहा, 2021 से ये बात होती रही है कि भाई आप इनको मना करें और इन हमले रुकवाएं, और ये कमिटमेंट भी करते रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हमले नहीं रुक रहे। तो अफ़गान तालिबान एक्चुअली संजीदा नहीं है कि कलदम टीटीपी के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करें, क्योंकि वो एक ही सिक्के के जब दो रुख हैं, दोनों का मिजाज एक है, दोनों की जिस तरह खालिद कयूम साहब भी कह रहे हैं कि रिश्तेदारियां हैं, उनके अपने तिजारती मामलात भी हैं और टारगेट और अहदाफ भी, प्रॉक्सी भी दोनों हों। तो मेरा ख्याल है कि वो इनके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और हैरत इस बात पे होती है, जिस तरह बाकी पड़ोसी ममालिक हैं जिन्होंने कोई भी मदद नहीं की अफ़गानिस्तान की, और पाकिस्तान ने ही अकेले इनकी मदद की है। दुनिया की तारीख़ में ऐसी मिसाल नहीं मिल रही जो पाकिस्तान ने इनकी मेहमान नवाजी 40 साल तक 40 लाख लोगों की है। कहीं भी ऐसी मिसाल नहीं मिल रही कि इतने लोगों की इतने अरसे तक किसी मुल्क ने मेहमान नवाजी की हो, और उसका सिला अफ़गान तालिबान इस तरह दे रहे हैं जो अभी मान भी नहीं रहे और कमिटमेंट भी नहीं कर रहे। मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था, बहुत मुश्किल है अफ़गान तालिबान के लिए फौरी तौर पर कलदम टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई करना। साहब, मैं फिर मार्को रूबियो वाली स्टोरी पे चलते हैं। एक बात ये भी हो सकती है कि टीटीपी तो खालिस्तान पाकिस्तान के ऊपर जो दहशतगर्दी कर रही है, वो पाकिस्तान के ऊपर हाकिम बदन वो बंदूक के जरिए कब्जा करना चाहती है। तो क्या अफगान तालिबान को लगता है कि वो भारत की प्रॉक्सी के साथ मिलके, भारत की मदद के साथ मिलके ये उनका ख्वाब पूरा हो सकता है? अगर वो इस पे बिलीव कर रहे हैं, इस पे यकीन रख रहे हैं, तो ये अहम काना हरकत नहीं है? सर ये देखिए, ये टीटीपी वाले हैं, जब ये दोहा मुज़ाकरात के बाद जो उनके वज़ीर दिफा वापस आ गए, उन्होंने कहा जब ये इनका अंदरूनी मामला है, इस तरह का उन्होंने कोई बयान दिया था, अल जज़ीरा को उन्होंने इंटरव्यू दिया था, मेरा ख्याल है जी। तो वो अब ये जो टीटीपी वाले हैं ये तो बाकायदा ऐलान करते हैं कि जनाब हम जो सुप्रीम कमांडर हैं, उनके सुप्रीम लीडर जो हैं हिब्दुल्ला अखवंदज़ादा, उनके हाथ में हमने बैत की हुई है। ये तो कहते हैं कि हम उनका हिस्सा हैं, तो और वो अमली तौर पे वो इनको अपना हिस्सा मानते भी हैं। ठीक है। लेकिन अगर बंदूक के जोर पे वो कुछ करना चाहेंगे पाकिस्तान में, मैंने अर्ज किया ना, पाकिस्तान बहुत हद तक एक कह लें कि एक स्ट्रेटजी थी हमारी कि जनाब कुछ मामला ऐसे बन जाएं कि बरादराना जो तलकात, इस्लामी बरादर मुल्क वाली जो बात हम करते रहे हैं उम्र भर, कि उस तरफ जो मामला है वो चला जाए। अब उनके साथ भी तो रहा जा सकता है ना। ठीक। लेकिन अगर वो ये इसी तरह की ये हरकतें करेंगे जो कर रहे हैं, तो ये फिर वही होगा जो 11 और 12 अक्टूबर की रात हमने अच्छा, एक आखिरी प्रॉक्सी के तौर पे अगर जाना चाह रहे हैं ना, तो हमारी जो अब स्ट्रेटजी है वो मेरा ख्याल उसमें काफ़ी वुसअत आ गई हुई है। ठीक। उसमें ये देखें, आपने दौरे की बात की, फील्ड मार्शल साहब का दौरा जो है उर्दन का, और उससे पहले मिस्टर हमारे जो चेयरमैन चीफ कमेटी जो है वो बांग्लादेश में है, और उन्होंने वो जो असम वाली वो जिसको चिकन नेक उसका भी दौरा करना है। और उसके बाद जो इंडियन मीडिया है वो ये कह रहा है कि हमारी 1 लाख या समथिंग डिप्लॉय है वहाँ फौज, तो वो 4 लाख करनी पड़ेगी। 6 लाख कश्मीर में फंसे। चले, अब भारत की बात अगर शुरू हो गई है, तो मार्को रूबियो ने जो वहाँ पर ब्रीफिंग दी है, उसने बेसिकली भारत को जिस तरह हम कहते हैं ना कि कान करवाना, भारत को सुनाया है कि पाकिस्तान के साथ हम वसअत लाना चाह रहे हैं अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में। तो ये आपकी दोस्ती की बुनियाद के ऊपर ये नहीं हो सकता कि हम इसको अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है उसमें जो वसअत लाना चाह रहे हैं उस पर कोई कंप्रोमाइज़ कर लें। ये भारत के क्या इरादे क्या हैं? वो मतलब तकलीफ महसूस कर रहा है ये मार्को रूबियो को? क्यों बात कहना पड़ी चोई साहब? देखिए कि मार्को रूबियो को इसलिए बात करना पड़ी कि ये पाकिस्तान के साथ जो जिस तरह उन्होंने खुलेआम
इतराफ़ किया है कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटजिक ताल्लुकात जो हैं उनको वुसअत देना चाहता है, सही, उनको आगे बढ़ाना चाहता है, और ये मामला जो हैं ये भारत को हजम नहीं हो रहे। ठीक, और इसमें ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान की जो आलमी मंजरनामे में जो पजीराई हुई है और पाकिस्तान को जंगी महाज पर और सफारती महाज पर जो कामयाबियां पाकिस्तान ने समेटी हैं, उसके बाद हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत जो है वो बढ़ रही है। और इसमें एक बात और जो है वो मार्को रूबियो ने की, वो ये थी कि पाकिस्तान के साथ जो है अमेरिका के तल्लुकात में जो गहराई पैदा हो रही है उसकी एक वजह, एक रीज़न ये भी है कि पाकिस्तान की तरफ से जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो जंगबंदी हुई है, उस जंगबंदी में जो अमेरिका का किरदार था, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जो किरदार था, पाकिस्तान ने उस किरदार को तस्लीम किया। लेकिन भारत जो है, आप जानते हैं कि वो तो आज तक उस तरह जो है वो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का किरदार जो है उसको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। बल्कि इसका सबक जो है वो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है उनको बार बार साथ तैयारे गिराए जाने की बात करके उनको दे रहे हैं। अच्छा सही चाहिए साहब, मैं एक मिनट, ये मार्को रूबियो भारत को भी जेहन में रखिए और ये भी जेहन में रखिए कि अगर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बढ़ती, जो हमारा अगला टॉपिक है कि कश्मीर के ऊपर कब्जा मजीद बरकरार रखना जो है वो कितना मुश्किल होगा, और क्या पाकिस्तान जो है वो इसमें कोई फर्दर जो है वो कोई स्मार्ट मूव कर सकता है अपने इन रिलेशंस को इस्तेमाल करते हुए। ये देखिए, यही मैं अर्ज कर रहा था। वो जो फिर मैंने अहमद वैद साहब की तरफ जाना। एक मिनट लूंगा। वो सार शमशाद साहब वाला जो मामला हुआ है, वहाँ जो इंडियन मीडिया है वो एक तस्वीर दिखा रहा है, जो किताब पेश की जा रही है उन्हें, उसमें वो जो आपने चिकन नेक वाली बात की है, वो नक्शे में उसके ऊपर नक्शा है जिसमें वो बांग्लादेश का हिस्सा दिखाया गया है। सही। पहले वो कहते हैं जनाब इसाक डार साहब को ये दी गई थी और वहाँ इनको फौज वहाँ ले जानी पड़ेगी। ये जंगी मशकें कर रहे हैं ना, तो इनके पास तो ये राजस्थान 6 लाख जो है ये इनकी कश्मीर में फंसी हुई है फौज, 4 लाख उधर चले जाएगी, पीछे 10 लाख फौज क्या करेगी? 10 लाख भी नहीं बनती मेरे ख्याल, 14-15 लाख तो टोटल उसकी है फौज है। और दूसरा जो ये जो मार्क रूबियो ने जो बात की ना, एक बड़ी अहम बात जो है वो शायद मिस कर गए। उन्होंने कहा कि जो वाशिंगटन डीसी में तो ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान हमारा रेयर एलाई है, नायाब हमारा तादी है। बिल्कुल। अगर बात यहाँ तक पहुँच गई हुई है तो फिर उन्होंने आप आगे देखें वो क्या। ठीक है। अच्छा जी, अब शाकर सोलंकी साहब तो इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, वहाँ पर आबो हवा बड़ी साफ़ सुथरी है माशाल्लाह, अल्लाह ताला सलामत रखे और इसी तरह चीज़ें चलती रहें। लाहौर में अहमद वड़ाई साहब ने हमें ज्वाइन किया, सर बहुत शुक्रिया आप। अहमद वड़ाई साहब, स्मोक के हालात जो हैं वो ख़राब हैं, शदीद ख़राब हैं, और ये पिछले 2-3 दिन से लाहौर जो है वो नंबर 1 रैंकिंग के ऊपर आ रहा है। आलूदगी के हवाले से 412 तक इंडेक्स पहुँच गया है। तो पंजाब हुकूमत की अब तक की जो कार्रवाई है इसको संभालने के लिए या इसको ख़त्म करने के लिए, तदारक के लिए, वो बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो यह है कि आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि जो स्मोक के हालात हैं उसमें बड़ी शिद्दत आई है, और ये समझ लें कि ये चीज़ें भी उसी मौसमियाती हालात से जुड़ी हुई हैं। जैसे आपने देखा कि जो हालिया जो सैलाब आया पाकिस्तान में, और सैलाब से वो जो मौसमियाती तब्दीली है उसी का ये तसलसल लगता है। और ये जो फोग है इसके मुतल्लिक ये है कि यानी कि ये फोग का और जो धुआं है इसका जो आपस में मिल जाना है, ये स्मोक है, और इसको कंट्रोल करने के लिए पंजाब हुकूमत इसमें जब से ये पोजीशन शुरू हुई है इसमें बड़ी यानी कि हद तक उन्होंने कोशिशें की हैं। उसका एक तसलसल तो ये है कि यानी कि एक जो स्मोक वार रूम बनाए गए हैं ताकि उनको मॉनिटर किया जाए पूरे सूबे को, और पूरे सूबे को मॉनिटरिंग करने के लिए यानी कि सबसे ज़्यादा जो हालात है वो तो वस्ती पंजाब के, और खसूसन यानी कि गुजरावाला डिवीज़न जो है, या ये यहाँ पर जो शेखुपुरा कसूर यानी कि लाहौर के जो इलाके हैं वहाँ पर जो स्मोक के हालात है वो काफ़ी ख़राब है। एक तो वार रूम की तो वो शुमाली जनूबी पंजाब की तरफ भी बढ़ रही है जी, लेकिन आज फैसलाबाद, मुल्तान, बहावलपुर, रहीम यार खान, खानपुर।
देखिए, जब आप सरहद पार बात करेंगे तो वहाँ पर जो हरियाणा और जो मशरकी पंजाब है, उस एक रिपोर्ट के मुताबिक वहाँ से जो हवाएं जो चूँकि चलकर जो आती हैं, इस तरफ को आती सर्दी आती हैं, यानी कि सर्दियों में जो हवा का दबाव होता है या बहाव होता है वो बहुत थोड़ा होता है। यही वजह है कि उनके दबाव हवा का आने की वजह से ये स्मोक में इजाफा हुआ, आस्ता आस्ता ये आगे बढ़ता जा रहा है। इसको हर लिहाज से जो पंजाब हुकूमत है वो मॉनिटर कर रही है, और जो यानी कि उनके लोगों के खिलाफ कुछ 775 के करीब लोग गिरफ्तार भी हुए हैं, को 800 से ज़्यादा जो मुकदमात हैं वो भी दर्ज किए गए हैं, और लोगों को आगाह भी किया जा रहा है कि जो बाकियात है फसलों की उनको नहीं जलाया जाए, उनके ऊपर 144 का नफाज है, उनको नहीं आपको जलाना चाहिए, और जो नाकस इंजन है उनको मॉनिटर किया जा रहा है, जो धुआं छोड़ने वाले सनती जोन्स हैं उनको देखा जा रहा है मॉनिटरिंग करके, और जो क्लीन एयर जो एक हमारा यानी कि समझ ले पंजाब हुकूमत का एक प्रोजेक्ट है उसके ज़रिए से भी यानी कि वो हर लिहाज से उसको फॉलो करते जा रहे हैं। दूसरे नंबर सर, मैं ये समझता हूँ कि स्मोक को बढ़ाने के लिए 7 से 8 चीज़ें रहती हैं जिनकी वजह से यानी कि स्मोक में इजाफा होता है। एक तो ये देखिए कि जो हमारे जो शजर थे, जो जंगलात थे, वो बड़ी तेज़ी से काटे गए, उनको बढ़ाने की अभी बड़ी यानी कि शिद्दत से ज़रूरत है। और जो इलेक्ट्रिक बसें, जो पंजाब हुकूमत का मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा एक अहम रोल है इसमें, कि जो गाड़ियों का धुआं है, मतलब गाड़ियों में इतना इजाफा हुआ है, और एक तो नॉर्मल धुआं है गाड़ियों का, वो उससे स्मोक बढ़ रही है, सही। और दूसरे नंबर पर जो उसमें सर ये यानी कि जो नाकस इंजन की वजह से, और जो इलेक्ट्रिक बसें हैं वो जब आप इलेक्ट्रिक बसें देंगे, अच्छा, लेकिन ये ट्रांसपोर्ट बसें चेंज जो है करेंगे, साहब कितनी की चल जाएंगी? मतलब ये कि लोगों के अंदर अवेयरनेस ज्यादा जरूरी है, क्या किया सर जाए? देखें अवेयर, देखें थोड़ा सा हमारे जो है ना, एक हमारी साइकी भी है ना थोड़ी सी, कि थोड़ी सी शक्ति होती है तो वो ठीक है। हाँ, हमने पिछले दिनों जो गाड़ियों का उन्होंने धुआं टेस्ट करने का किया था जनाब, वो गाड़ी जो है लाइनों में लग के हमने चेक लाइनों में करवाई लग के करवाई ना, पहले कौन करवाता था, ठीक है ना, जिनकी गाड़ियां खराब थी उन्होंने सही करवाई। और अब जो ये जो ग्रीन बसों वाला इशू है जो, तो वो तो पूरे पंजाब में है, वो इसी तरह यानी उन अजला में यहाँ कभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सरकारी जो है इसका तस्वर ही नहीं था, वहाँ अच्छा, ये अजला लंदन में भी जारी हुई, है। शंघाई में भी हुई, ये जो स्मोक थी, उन्होंने जिस तरह इसके ऊपर काबू पाया, हम उस लेवल, उस वॉल्यूम के ऊपर जाके काम कर सकते हैं? नहीं, हम कोशिश तो कर रहे हैं। देखने वाली बात यह है कि हुकूमत क्या कर रही है। अगर तो हुकूमत जो है वो Effort लगा रही सोई हुई है, फिर हम कह सकते हैं जनाब ये हुकूमत, लेकिन अगर हुकूमत पूरी जांफशानी के साथ इस मामले को हल करने के ऊपर लगी हुई है, जैसे कि पंजाब में हो रहा है, ठीक, तो ठीक हो गया। अब हम जो है वो उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह कोशिश बारिश बुरिश हो जाए, कोई 1-2 ऊपर से नीचे बारिशें हों, तो क्योंकि इंसानी जो वसाइल और जो इंसान की जो लिमिटेशंस हैं वो शायद इसके आड़े आ रही हैं, लेकिन इसके बावजूद पंजाब हुकूमत कोशिश कर रही है और अप्रिशिएट करना चाहिए। तो देखें कि स्मोक का क्या बनता है। फिल वक्त पंजाब जो है वो इसकी लपेट में आ रहा है। अल्लाह ताला सबके लिए सलामती और आसानियाँ पैदा करे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह।